नमस्कार, मैं हूं गरिमा त्रिपाठी और आप मेरे साथ देख रहे हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया टाउन न्यूज। समय इस वक्त की नई ताजा खबरों के बुलेटिन का आप सभी का स्वागत करते हुए डालते हैं एक नजर उन खबरों पर जो बनी है सुर्खियां। वीरा राणा बनी प्रभारी सीएस, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैश को नहीं मिली तीसरी बार एक्सटेंशन। सरकार बनने के बाद भी कायम रहा पद तो दूसरी महिला होगी राणा। इससे पहले निर्मला बूथ संभाल चुकी हैं जिम्मेदारी। कमलनाथ के गढ़ में भी भाजपा दे रही कांग्रेस को कड़ी टक्कर, जनता से जाना इंडिया टाउन न्यूज ने मिजाज। रोमांचक होगा मुकाबला, एग्जिट पोल ने बढ़ाई कांग्रेस की चिंता। मतगणना के समय वीआईपी को नो एंट्री, मंत्री संतरी को भी काउंटिंग के समय भीतर जाने की नहीं होगी इजाजत। निर्वाचन आयोग के फरहान के बाद फिरा बड़े नेताओं के अरमानों पे पानी, मतगणना केंद्रों में नहीं हो सकेंगे प्रवेश। जबलपुर के इंजीनियर का बड़ा कमाल, उत्तरकाशी रेस्क्यू में निभाई बड़ी जिम्मेदारी। टूटे अगर मशीन के ब्लेड को लेजर मशीन से काटकर मजदूरों की जान बचाने में दिया योगदान, खुशी से झूमे परिजन। और अब खबरें विस्तार से। कई दिनों से चल रही कवायद पर आखिर पूर्ण विराम लग गया। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैश की तीसरी बार सेवा वृद्धि की राह आसान नहीं हो पाई और उनकी विदाई हो गई। इसके बाद तात्कालिक तौर पर उनकी जगह सीनियर आईएएस वीरा राणा प्रभारी सीएस बन गई हैं। 3 दिसंबर को चुनावी नतीजे के बाद अगर उन्हें इस पद पर स्थायी नियुक्ति दी जाती है तो वे प्रदेश की दूसरी महिला सीएस अधिकारी होंगी जो इस पद पर सेवाएं देंगी। इनसे पहले निर्मला बूच प्रदेश की इकलौती महिला सीएस होने का गौरव रखती थी। जारी हुए आदेश में सरकार ने वीरा राणा को मुख्य सचिव का प्रभार दिया है। प्रदेश में 3 दिसंबर को मतगणना होनी है। इसके बाद नई सरकार बन जाएगी। नई सरकार अपने अनुसार नया मुख्य सचिव बनाएगी। यदि वीरा राणा को प्रदेश का मुख्य सचिव बनाया जाता है तो वे दूसरी महिला सीएस होंगी। इसके पहले निर्मला बूच प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव थी। 1988 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी वीरा राणा के पास माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल तथा कृषि उत्पादन आयुक्त मध्य प्रदेश प्रभार है। सामान्य प्रशासन के आदेश के अनुसार उनको अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। राणा बैस के बाद मध्य प्रदेश में पदस्थ सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं। वह 2024 में सेवानिवृत्त होंगी। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस को 2 बार सरकार ने सेवा वृद्धि दी। वह 30 नवंबर 2022 को सेवानिवृत्त होने वाले थे, लेकिन सरकार ने उनको 1 दिसंबर 2022 को 6 माह की सेवा वृद्धि दे दी। इसके बाद 1 जून 2023 को दूसरी बार उनको सेवा वृद्धि दी गई थी। अब उनको विदा कर दिया गया है। भोपाल से इंडिया टाउन न्यूज के लिए फरहान खान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर मतदान होने के बाद 3 दिसंबर को प्रत्याशियों के भविष्य का निर्णय होना है। वहीं इस बार मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। इंडिया टाउन न्यूज ने आम जनता की राय जानने की कोशिश की। जानिए क्या कहा छिंदवाड़ा में लोगों ने। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव इस बार काफी रोमांचक मोड़ पर नजर आ रहा है। 5 राज्यों के मतदान के बाद एग्जिट पोल की माने तो किसी पार्टी को बहुमत मिल रहा है तो कोई पार्टी बहुमत के बाहर नजर आ रही है, तो कहीं टक्कर का मुकाबला बताया जा रहा है। एग्जिट पोल को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि अभी बीजेपी के तरफ मतलब एग्जिट पोल का बता रहे हैं कुछ चैनल वाले, लेकिन हम एग्जिट पोल के भरोसे रह नहीं सकते क्योंकि अब संडे के दिन जो होगा वो फाइनल रहेगा। कांग्रेस की सरकार ये तो बन के रहेगी और कमलनाथ जी सीएम बन के रहेंगे, ऐसा हम लोग चाहते हैं छिंदवाड़ा के। हाँ, उसका फ़र्क तो समझ में आ रहा है, लेकिन वही है कि संडे को हम स्पष्ट कह पाएंगे कि सरकार बन किसकी रही है। अभी तो मध्य प्रदेश में काफ़ी कांटे की टक्कर चल रही है। ऐसा कह नहीं जा सकता कि कांग्रेस की बनेगी और बीजेपी। मुझे तो लगता है भरपूर 50-50 के चांसेस हैं, किसी की भी सरकार बन सकती है। लाडली बहना का काफ़ी फर्क पड़ा है। शुरू में ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस आगे है, पर लाडली बहना के चलते भी रुझान दिख रहा है एग्जिट पोल, उसमें तो बीजेपी आगे दिखा रही। तो मुझे लगता है लाडली बहना के चलते ये पड़ा है। मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट छिंदवाड़ा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का गढ़ होने के कारण एक तरफा मुकाबले होते नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं छिंदवाड़ा की 7 विधानसभा सीट में भी कड़ा मुकाबला की संभावना है। 3 दिसंबर मतगणना के बाद ही आप स्पष्ट हो पाएंगे कि जनता ने किसे अपना आशीर्वाद दिया है। छिंदवाड़ा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए नागेंद्र सिंह शक्रवार की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश मतगणना के महापर्व में इस बार वीआईपी अपनी ठसक नहीं दिखा पाएंगे। आमतौर पर काउंटिंग वाले स्थान पर अपने समर्थकों और साथियों के भीड़ के साथ पहुंचकर मंत्री, सांसद और पार्टी के वरिष्ठ अपने लोगों का उत्साह बढ़ाते रहे हैं। उनकी जीत की खुशियों में शामिल होकर उन्हें समय पूर्व बधाई और हार की परिस्थितियों में हिम्मत बढ़ाने का काम भी इनके जिम्मे होता आया है।
लेकिन चुनाव आयोग के नए फरमान ने ऐसे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया है। जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग के निर्देशानुसार इस बार मतगणना केंद्रों में वीआईपी एंट्री प्रतिबंधित रहेगी। तय किया गया है कि इस बार की मतगणना के दौरान केंद्र या राज्य के किसी मंत्री को मतगणना स्थल पर जाने के लिए प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। इस परिधि में मंत्री, सांसद, विधायक और महापौर को भी शामिल किया गया है। वे किसी प्रत्याशी के पोलिंग एजेंट नहीं बनाए जा सकेंगे। पाबंदियों के असर में इस बार वे सरकारी अधिकारी, कर्मचारी भी होंगे जो किसी पार्टी के प्रत्याशी के लिए पोलिंग एजेंट बनकर मतगणना केंद्र में जाते रहे हैं। चुनाव आयोग द्वारा तय किए गए नियमों के अनुसार कोई भी मंत्री सिर्फ उस स्थिति में ही मतगणना केंद्रों में प्रवेश पा सकेंगे जब वे खुद विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार हो। वो केवल उसी विधानसभा क्षेत्र के मतगणना कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे जहां से वे चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में उनकी सुरक्षा के लिए तैनात सशस्त्र गार्डों को मतगणना केंद्र के भीतर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। शॉर्ट्स चुनाव आयोग, वीडियो मीटिंग चुनाव आयोग, फोटो चुनाव आयोग। भोपाल से इंडिया टाउन न्यूज के लिए फरहान खान की रिपोर्ट। दमोह जिले के पथरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाली सुजनीपुर गांव में एक दलित युवक के साथ गांव के ही कुछ लोगों ने छुआछूत को लेकर उसके साथ मारपीट की। इस मारपीट का कारण युवक के द्वारा दुकान में जाकर पानी पीना बताया जा रहा है। भरत अहिरवार का आरोप है कि वह गांव के शिवराज पटेल की दुकान में गुटखा खरीदने गया था। वहां उसे प्यास लगी तो उसने डिब्बे में रखे हुए पानी को पीने के लिए लोटा उठाया और पानी पी लिया। इसी बात को लेकर वहां मौजूद दुकान मालिक और उसके परिजनों ने लोहे की रॉड और लाठियों से उसके ऊपर हमला कर दिया और मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। जब इस बात की खबर परिजनों को लगी तो सभी लोग पहुंचे और घायल युवक को पथरिया स्वास्थ्य केंद्र लेकर आए। वहीं घायल युवक की परिजनों के द्वारा इसकी सूचना पथरिया पुलिस को दी गई। घायल का कहना है कि मेरा किसी से कोई विवाद नहीं है, मैं दलित हूं और मैंने दुकान में पानी पी लिया था, इसलिए आरोपियों ने मेरे साथ मारपीट की है। और पूरे परिवार ने सर बहुत मारो है सर। उसकी दुकान पर हमने पानी पी लिया। उससे यही बोल रहा था कि तुम चमारो, हम पटेल, तुमने हमारी दुकान पर पानी किस लिए पिया है सर। यही कारण से मारा है और कुछ बात नहीं है सर। बहुत ज़्यादा मारपीट की है सर, बहुत ज़्यादा मार। पथरिया थाना टीआई रजनीश शुक्ला ने बताया कि घटना गुरुवार शाम की है। रात में घायल के परिजनों ने सूचना दी थी कि उसके बाद घायल के बयानों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और मामले की विवेचना की जा रही है। कल दिनांक 30/11/23 को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सुजनीपुर के रहने वाले भरत अहिरवार के साथ सुजनीपुर के ही रहने वाले शिवराज काछी व इसके भाइयों के द्वारा मारपीट की गई। मारपीट पानी पीने को लेकर हुई है। आरोपी पक्ष की दुकान है, वो पीड़ित शिवराज उसके यहाँ पानी पीने गया। इसी बात को लेकर तीनों भाइयों ने मारपीट की है। मामला पंजीबद्ध किया गया है, विवेचना की जा रही है। दमोह से इंडिया टाउन न्यूज के लिए विवेक सेन की रिपोर्ट। घर के बाहर पटाखे जला रहे छात्र के पास ही एक युवक ने स्टील के ग्लास में सुतली बम रखकर फोड़ दिया। बम फटते ही ग्लास से उड़े टुकड़े छात्र के पेट में जा लगे। गंभीर घायल छात्र को इलाज के लिए इंदौर रेफर किया था। हालांकि अब ऑपरेशन के बाद छात्र की स्थिति ठीक है। मामले में पुलिस ने एक युवक के खिलाफ घातक कदम के लिए उकसाने का प्रकरण दर्ज किया है। चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र के आगर रोड स्थित सम्राट नगर में 15 दिन पहले भाई दूज पर छात्र अमान पिता फिरोज खान पटाखे जला रहा था। इस दौरान वहीं रहने वाले युवक अरबाज उर्फ शक्कर उम्र 20 वर्ष ने पटाखे छोड़ने के दौरान शरारत करते हुए उसने स्टील के गिलास में रखकर सुतली बम फोड़ दिया। बम फूटने के बाद स्टील का गिलास फट गया और उसके टुकड़े समीप ही खड़े अमान के पेट में जा घुसे, जिससे अमान गंभीर रूप से घायल हो गया। तत्काल उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां स्थिति गंभीर होने से उसे इंदौर रेफर किया था। इंदौर में ऑपरेशन और इलाज के बाद छात्र अमान की अस्पताल से छुट्टी हो गई। पुलिस ने मामले में जांच के बाद क्षेत्र में ही रहने वाले अरबाज के खिलाफ घातक कदम के लिए उकसाने की धारा 336, 337 में कायमी कर ली। पुलिस ने बताया कि जल्द लड़के को गिरफ्तार किया जाएगा। छात्र अमान के पिता फिरोज ने बताया कि अमान कक्षा 8वीं का छात्र है। पहले वे बेगम बाग में रहते थे। कुछ दिन पहले ही आगर रोड सम्राट नगर रहने आए थे। अमान के पेट में 14 टाके आए हैं। बोल बोल धीरे बोल बेटा। क्या नाम है उसका? क्या कहते हैं उसको? शक्कर। जो बच्चा है वो रस्सी वाला जो वो होता है
बम उसको गिलास उसके ऊपर रख के और उसको फोड़ रहा था, तो वो जब बम फूटा तो उसके साथ में गिलास के भी टुकड़े उसमें हो गए, जो वहाँ पर एक लड़के को लग गए थे, जिससे वो इंजर्ड हो गया था। एक अमन लड़का उसमें घायल हुआ था और एक ही आरोपी है, जिसके लिए प्रथम सूचना पत्र दर्ज की गई है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पिछले वर्ष 2022 में भी इसी तरह की एक घटना में 10 वर्षीय बालक की जान चली गई थी। कहारवाड़ी निवासी ऋतिक उम्र 10 वर्ष पिछले वर्ष दीपावली के दूसरे दिन दोपहर में घर के बाहर पटाखे चला रहा था। इस दौरान ऋतिक ने भी स्टील का गिलास लेकर जलते हुए सुतली बम के ऊपर रख दिया था। सुतली बम के फटने से गिलास के टुकड़े हुए और एक लोहे का टुकड़ा ऋतिक के गले में फंस गया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। उज्जैन से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रियंक की रिपोर्ट। कांग्रेस प्रत्याशी ने ईवीएम बदलने का आरोप लगाते हुए काउंटिंग से पहले जिला निर्वाचन अधिकारी पर गंभीर अनियमितताओं की बात कही है। मामला रीवा जिले का है। जिले की सबसे हॉट विधानसभा सीट सेमरिया एक बार फिर चर्चा में है। कारण है सेमरिया से कांग्रेस के उम्मीदवार अभय मिश्रा, जिन्होंने मतगणना से ठीक 48 घंटे पहले एक बड़ा धमाका करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गुरुवार की देर शाम कलेक्टर कार्यालय पहुंचे सेमरिया से कांग्रेस उम्मीदवार ने बताया, मतदान के ठीक बाद विधानसभा सीट की 5 पोलिंग बूथ, जिनमें बूथ क्रमांक 63 प्राथमिक पाठशाला मोहरा, बूथ क्रमांक 75 पंचायत भवन लेन बधरी, बूथ क्रमांक 102 प्राथमिक पाठशाला बरो, बूथ क्रमांक 144 प्राथमिक पाठशाला बरहा, 344 बूथ क्रमांक 231 पूर्व माध्यमिक विद्यालय अमवा, कक्ष क्रमांक 1 में लगी ईवीएम मशीन के सीरियल और प्रपत्र 17 में हस्ताक्षरित मशीनों के सीरियल नंबर आपस में मैच नहीं कर रहे। और इसका खुलासा उस वक्त हुआ जब पूरे प्रदेश के कांग्रेस उम्मीदवार मतगणना की बारीकियां समझकर भोपाल से वापस लौटे। कोई उत्तर ही नहीं दे रहे हैं। उन्होंने आज शाम तक जवाब देने को बोला था, कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो जब जवाब नहीं दे पा रहे हैं और उसका कोई उत्तर नहीं है, तो या कि हमको तो इसी को ना मशीन बदलना कहेंगे। ईवीएम कहते हैं ना, ईवीएम बदलना, यही तो है ईवीएम बदलना। और अगर मेरी बात गलत है तो कलेक्टर मैडम उसका जवाब दे दें। मुझे झगड़ा थोड़ी करना, मैं तो केवल उस बात के लिए आता हूँ। या कि राष्ट्र में इनको पावर है, चुनाव आयोग का नियम है कि अगर ऐसे कोई चीज़ है तो उसमें वीवीपैट का ऑर्डर कर दें कि उसकी वीवीपैट की गिनती 5 मशीनों की, इन 5 पोलिंगों की अलग से की जाएगी। सेमरिया से कांग्रेस उम्मीदवार ने यह दावा भी किया कि पूरे जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस तरह की गड़बड़ियां की है। वहीं इस पूरे मामले में सेमरिया के आरओ भी कलेक्टर कार्यालय पहुंच गए। आरओ मीडिया कर्मी से बात करते हुए लगाए गए आरोप का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। वो बोला सूची हमने डाला है, बट उसको डाउनलोड आज मैंने उनको बता दिया। 4 का जो है वो पोलिंग डे के दिन जो है वो मशीन खराब हो गया, तो ये आगे से, लेकिन जब यहाँ आया तो उसको संशोधित करा करके, चूंकि मशीन चेंज हुई थी मशीन वो मतलब कि जो खराब हुई थी, तो एक कंट्रोल यूनिट ही बाकी 3 वीवीपैट थे। रीवा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए मोहम्मद शमीम सौदागर की रिपोर्ट। भाजपा के प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल रामराजा सरकार के दरबार मत्था टेकने ओरछा पहुंचे। प्रहलाद पटेल ने यहां भाजपा सरकार फिर से बनने का दावा किया है। निवाड़ी जिले के ओरछा में रामराजा के दरबार दर्शन करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल पहुंचे, जहां उन्होंने रामराजा सरकार के दरबार में मत्था टेका। मीडिया से बात करते हुए प्रहलाद पटेल ने मुख्यमंत्री की दावेदारी पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी में अटकलों से राजनीति नहीं होती है। वहीं एग्जिट पोल के आंकड़ों पर उन्होंने कहा कि एक बार फिर से मध्य प्रदेश में हम पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बना रहे हैं। मैं तो शुरू से ही कहते आ रहा हूं कि जिस दिन से हम लोगों ने चुनाव अभियान प्रारंभ किया था, उस दिन से लेकर मतदान तक मेरा वाक्य नहीं बदला। मैं कहता था कि 2003 फिर 2023 में दोहराएंगे और मैं अभी भी अपनी बात पर कायम हूं। मैं 2003 की ही तरह मध्य प्रदेश में परिवर्तन देख रहा हूं। उस समय हम विपक्ष में थे, अभी हम सत्ता में हैं और उसके 3 ही कारण हैं। प्रधानमंत्री ने वह 4 स्तंभ कहे हैं। गरीब कल्याण का संकल्प, महिला सशक्तिकरण का संकल्प, हमारे बच्चों की जिंदगी हमसे बेहतर हो, और चौथा किसान का सम्मान। जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर किया है, इसके सामने कोई दूसरी चीज नहीं ठहरती। मैं ये बात पहले दिन से कहता रहा हूं
कि मैं 2003 की तरह मध्य प्रदेश में परिवर्तन देख रहा हूं। उस समय हम विपक्ष में थे, अभी हम सत्ता में हैं और उसके 3 ही कारण आज प्रधानमंत्री ने वो 4 स्तंभ कहे। मैं पहले दिन से कहता था कि गरीब कल्याण का संकल्प, महिला सशक्तिकरण का संकल्प, हमारे बच्चों की जिंदगी हमसे बेहतर हो, और चौथा किसान का सम्मान और उसकी उपज से उसको सही कीमत। ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर जो किया है, इसके सामने कोई दूसरी चीजें नहीं ठहरती। निवाड़ी से इंडिया टाउन न्यूज के लिए हेमंत वर्मा की रिपोर्ट। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और भी खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड के सिलक्यारा सुरंग में पिछले 17 दिनों से फंसे 41 मजदूरों को 28 नवंबर को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। सुरंग से मजदूरों को बाहर निकालने में जबलपुर के सिद्धांत पॉल की अहम भूमिका रही है। सिद्धांत पॉल आईपीजी फोटोनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा कंपनी में सीनियर सर्विस इंजीनियर के पद पर पिछले 10 वर्षों से कार्यरत हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के विशेष आवाहन पर सिद्धांत पॉल अपने साथियों के साथ लेजर मशीन लेकर उत्तराखंड पहुंचे थे। सिद्धांत पॉल और उनकी टीम ने 8 घंटे में 66 मीटर लंबी सुरंग में आगर मशीन के ट्रेड ब्लेड को लेजर कटिंग के माध्यम से काटकर मजदूरों को बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाई। सिद्धांत पॉल के माता पिता ने जब अपने बेटे का मीडिया में इंटरव्यू देखा तो वो बहुत ही खुश हुए। सर्विस इंजीनियरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में है, लेजर कंपनी है, उसका विश्व में सबसे बड़ी कंपनी है और लेजर कटिंग के काम करता है लड़का। तो पीएमओ ऑफिस से फ़ोन आने पर उन लोग 25 के शाम को 24 घंटे में सीधे टनल के पास उत्तरकाशी पहुंच गए थे। वहां पर जाके उनका काम सिर्फ अगर मशीन को काटना था। वो भीतर जाके अगर मशीन को काट के निकाल दी, उसके बाद मैनुअल काम हुआ। सिद्धांत के माता पिता के साथ साथ समाज और जबलपुर शहर भी गौरवान्वित हुआ है। सिद्धांत पॉल घर के बड़े बेटे हैं। इतने बड़े कार्य में जबलपुर के विजयनगर में स्थित विद्युत मंडल में कार्यरत समीर वरण पाल एवं शर्मिला पाल के ज्येष्ठ पुत्र सिद्धांत पाल, जो कि नोएडा में एक इंजीनियरिंग कंपनी में कार्यरत थे, उन्होंने लेजर कटर के माध्यम से टनल में जो फंसा हुआ था मशीन, उसमें उसको निकाला उनके ग्रुप ने और उसके बाद 41 मजदूर बाहर आए। ये बहुत ही दुर्लभ कार्य था जिसको उन्होंने संपन्न किया। इन्होंने सिर्फ जबलपुर नहीं ही नहीं मध्य प्रदेश एवं देश में बंग समाज का नाम उज्जवल किया। हम लोग बहुत आनंदित हैं। बता दें कि 12 नवंबर को उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा मार्ग पर निर्माणाधीन 4.5 किलोमीटर लंबी सिलक्यारा बड़कोट सुरंग का एक हिस्सा ढहने से सुरंग में 41 मजदूर फंस गए थे। 28 नवंबर को सुरंग में फंसे मजदूरों को मलबे में ड्रिल करके 800 मिलीमीटर के पाइपों के माध्यम से बाहर निकाला गया है। जबलपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। रायसेन के प्रसिद्ध ऐतिहासिक हनुमान मंदिर रामपुर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा अयोध्या से भेजे गए अक्षत कलश पहुंचे, जहां विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद इन्हें जिले भर में वितरित किया गया। रायसेन के प्रसिद्ध ऐतिहासिक रामपुर हनुमान मंदिर में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा भेजे गए अक्षत कलश की विधिवत पूजा अर्चना करने के उपरांत विभिन्न तहसीलों खंड प्रखंडों से आए विश्व हिंदू परिषद और सामाजिक कार्यकर्ताओं को पूजन उपरांत अक्षत कलश वितरण किए गए। बता दें कि आगामी 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भव्य रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। उस दिन पूरे देश में प्रत्येक मंदिरों में राम नाम का जाप करने का कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा समस्त हिंदू समाज से करने का आग्रह किया गया है। 22 जनवरी की रात में अपने श्रद्धा केंद्रों, घरों एवं मंदिरों पर दीप प्रज्वलित कर दीपावली मनाई जाएगी। मंदिरों में सुंदरकांड एवं
हनुमान चालीसा का पाठ करने का आग्रह किया है। समस्त हिंदू समाज को अयोध्या से आए हुए पूजित अक्षत को जिले भर के प्रत्येक ग्राम नगर के घर घर आमंत्रण हेतु दिया जाएगा। 1 जनवरी 2024 से 15 जनवरी 2024 तक अभियान चलाकर प्रत्येक हिंदू घर में जाकर आमंत्रित किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद द्वारा समस्त हिंदू समाज से 23 जनवरी 2024 से रामलला के दर्शन करने जाने का आग्रह किया है। रायसेन से इंडिया टाउन न्यूज के लिए संजय चौहान की रिपोर्ट। इंदौर में स्टैंप विक्रेताओं की अनियमितताओं और गड़बड़ियों को रोकने के मामले में इंदौर जिला पंजीयक ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला पंजीयक ने 18 स्टैंप वेंडर के लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। जांच के तहत स्टैंप विक्रय रजिस्टर, स्टॉक पंजी जमा करने की पावती, फिजिकल रूप से स्टैंप की सत्यापन किया गया। इसमें अनियमितताएं मिलने पर कार्रवाई की गई। स्टाम्प का फर्जीवाड़ा रोकने के लिए इंदौर जिला पंजीयक ने जिले के 375 स्टाम्प वेंडर के स्टॉक की जांच की थी। जिला पंजीयक ने रोजाना 20 वेंडरों को बुलाकर उनके स्टाम्प विक्रय रजिस्टर, स्टॉक पंजी जमा करने की पावती और फिजिकल रूप से स्टाम्प का सत्यापन किया गया। इसमें 18 स्टाम्प वेंडर या तो आवश्यक दस्तावेज और जानकारी उपलब्ध नहीं करा सके या फिर उनमें उन्हें अनियमितता मिली। इस पर जिला पंजीयक ने कड़ी कार्रवाई करते हुए उनके लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। लगभग 375 स्टाम्प वेंडर्स हमारे इंदौर में हैं और उनके पूरे स्टॉक की और रजिस्टर जो हैं उनकी हमने जांच की और जांच में 18 स्टाम्प वेंडर्स ऐसे पाए गए जिनमें गंभीर अनियमितता थी, तो उनके हमने लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं और जिन जिन स्टाम्प वेंडर्स में छोटी मोटी कमियां थी रिकॉर्ड में उनको दुरुस्त करवाया है और आगे से हमने कोशिश की है कि ऐसी प्रणाली विकसित की जाए जिससे कि आम नागरिकों को स्टाम्प सही दर पे मिले और सही तरीके से मिले ताकि नियमानुसार काम हो सके। बता दें कि जिले में कार्यरत सभी स्टाम्प विक्रेताओं के रिकॉर्ड की जांच की गई। वेंडर अपने रिकॉर्ड लेकर वरिष्ठ जिला पंजीयक कार्यालय मोती तबेला पहुंचे और जांच कराई। इस दौरान वेंडरों के स्टाम्प विक्रय पर्ची वर्ष 2023-24, स्टाम्प स्टॉक रजिस्टर वर्ष 2023-24, मूल लाइसेंस विक्रय के लिए शेष बचे सभी स्टाम्प की मूल प्रति तथा वर्ष 2022-23 के स्टाम्प का विक्रय रजिस्टर एवं स्टॉक पंजी जमा करने की पावती की जांच की गई। इसमें रिकॉर्ड में अनियमितता मिलने पर 2 वेंडर के खिलाफ पुलिस में FIR के लिए भी लिखा गया है। हाँ, ऐसा एक मुद्दा हमारे संज्ञान में आया था और पुलिस को सूचना देके हमने उसमें FIR की कार्रवाई की है। 2 स्टाम्प वेंडर्स ऐसे थे जिसमें हमको ऐसी सूचना मिली थी कि बैक डेट में स्टाम्प का विक्रय किया गया है उनके द्वारा, तो उनके विरुद्ध फिर FIR के लिए हमने संबंधित थाने को सूचना दी थी। गौरतलब है कि पंजीयन विभाग ने इस संबंध में जिला कोषालय से भी जानकारी ली गई थी कि वित्तीय वर्ष में किन स्टाम्प विक्रेताओं को कौन से नंबर और सीरीज के स्टाम्प जारी किए गए थे, कितने स्टाम्प बेचे गए, स्टाम्प की भौतिक उपलब्धता सहित अन्य अनिवार्य पहलुओं की जांच की गई। इंदौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए विदेवाशीष की रिपोर्ट। सागर जिले के ग्राम हड़कल में BPCL प्रबंधन ने कर्मचारियों को भेजकर हड़कल गांव के पास ग्रामीणों का रास्ता बंद कर दिया, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया एवं BPCL द्वारा लगाए फाटक को उखाड़ फेंका। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों से बात की। रामनगर से हड़कल सहित कई गांवों का रास्ता BPCL द्वारा बंद किया जा रहा है। दोनों ओर फेंसिंग की गई है। BPCL का कहना है कि यह जमीन उनकी खरीदी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि BPCL ने रास्ता बंद कर दिया तो ग्रामीण कहां से निकलेंगे, अपने खेतों पर कैसे जाएंगे। ग्रामीणों के लिए खेतों पर जाने के लिए यह एकमात्र रास्ता है। खेतों के अलावा लोगों के घर भी बने हुए हैं। खेतों से घरों तक जाने के लिए यही एकमात्र रास्ता है। किसानों का कहना है कि 20 फुट का रोड छोड़ दे। हमें सभी के जानवरों को मुसीबत, हम लोगों को मुसीबत और नकन्या को मुसीबत। हमारी जमीन में जाएंगे, हम क्या करेंगे बोलो। आप तो आप खरीद के तुम खरीद रही उधर के बांध रही तो आप तो होगा लखपति और गरीब आदमी को खड्डों में पटकन लगे। निकलने को जगह नहीं है। जानवर है तो वो मुसीबत में है, मांस है तो मुसीबत में है। बोलो क्या करेंगे। इस दौरान BPCL प्रबंधन एवं ग्रामीणों के बीच जमकर कहासुनी हुई। BPCL के प्राइवेट गार्डों द्वारा ग्रामीणों पर दबाव बनाने की कोशिश की गई, लेकिन ग्रामीण अड़े रहे। ग्रामीणों का कहना है कि यदि रास्ता बंद करना है तो हमें पहले कोई वैकल्पिक रास्ता बना कर दे ताकि ग्रामीण अपने खेतों घरों तक पहुंच सके।
ग्रामीणों ने बताया कि 1990 से यही रास्ता है जिसे हम उपयोग कर रहे हैं और यहीं से आना जाना होता है। सागर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए सतीश सेन की रिपोर्ट। मंडला में मतों की गिनती पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगी, जिसकी तैयारी का जायजा लेने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक पहुंचे और काउंटिंग को लेकर अधिकारियों कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के तहत जिले के बिछिया निवास एवं मंडला विधानसभा क्षेत्र के मतगणना 3 दिसंबर 2023 को शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय मंडला में होगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सलोनी सिडाना एवं पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा ने गुरुवार की रात्रि 8 बजे से लगभग मतगणना स्थल का निरीक्षण करते हुए तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान तमाम जिला अधिकारी मौजूद रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देशित किया कि प्रवेश पत्र धारकों को ही मतगणना स्थल में प्रवेश दिया जाएगा और ईवीएम मशीन लाने ले जाने के लिए मार्ग में विधानसभावार चिन्हांकन का कार्य पूर्ण करे। इस संबंध में संबंधित अधिकारी कर्मचारियों की ब्रीफिंग करे। 2 दिसंबर को मॉक ड्रिल करे। पूरे कैंपस को सीसीटीवी कैमरे से कवर करे। गणना कक्ष में अभिकर्ताओं की संख्या के आधार पर बैठक की व्यवस्था रखे। समूचे परिसर में विद्युत की आपूर्ति लगातार बनाए रखे। विद्युत की वैकल्पिक व्यवस्था के इंतजाम करे। कलेक्टर के एनकोड एंट्री, मीडिया सेंटर, उद्घोषणा, प्रसाधन, चिकित्सा, पेयजल, भोजन वितरण आदि के संबंध में भी विस्तृत निर्देश दिए। मंडला जिले की तीनों विधानसभा की काउंटिंग 3 दिसंबर को हमारे सेंट्रलाइज्ड में यहाँ पे पॉलिटेक्निक में की जाएगी। हमारी पूरी तैयारियां हैं। भारत निर्वाचन आयोग के जो निर्देश है, हम पूरी निर्देशों के अनुसार तैयारी कर रहे हैं। प्रति विधानसभा के लिए 3 कमरे तैयार किए गए हैं काउंटिंग के लिए। उसमें ईवीएम और पोस्टल बैलेट की गणना होगी। पूरा जो परिसर है वो हम नियम अनुसार तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे सभी लॉजिस्टिक्स रहेंगे। हमारा जो मैन पावर नियुक्त करना था, मतगणना के अधिकारी नियुक्त करने थे, ईवीएम लेकर जाने वाले अधिकारी, कैंडिडेट के एजेंट, उन सब की नियुक्ति भी हो चुकी है। हमारी जो ट्रेनिंग्स होनी थी वो भी हमने दे दी हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा ने मतगणना स्थल पॉलिटेक्निक परिसर के गेट, गणना कक्ष, ईवीएम, पार्किंग सहित अन्य स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी देते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। मंडला से इंडिया टाउन न्यूज के लिए लखन भांडे की रिपोर्ट। सागर शहर के उपनगरीय क्षेत्र मकरोनिया से भीषण हादसा सामने आया है, जहां एक निजी अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति बुरी तरह से जख्मी है। जानकारी के मुताबिक मकरोनिया क्षेत्र की रॉय हॉस्पिटल में गुरुवार शाम जब सिलेंडरों का जखीरा लेकर मजदूर हॉस्पिटल पहुंचे तो आपे से उतारते समय एक सिलेंडर फट गया और घटना स्थल पर ही एक मजदूर की मौत हो गई। वहीं एक व्यक्ति घायल हो गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लोकेश सिन्हा के मुताबिक मामले में पुलिस हर पहलू पर विवेचना कर रही है और दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। ये एक्चुअली ऑक्सीजन सिलेंडर डिलीवर होने के लिए यहाँ पर आए थे। एजेंसी के थ्रू सिलेंडर यहाँ डिलीवर किए जाते हैं। तो वो सिलेंडर जो हैं वो ऑटो से उतारने के दौरान ये हादसा हुआ है। एक सिलेंडर उसमें से फट गया था। तो जिस मजदूर के द्वारा ये सिलेंडर उतारा जा रहा था वो इंजर्ड हुआ और उसके बाद उस मजदूर की डेथ हुई और एक घायल है। जिस भी स्तर से लापरवाही पाई जाएगी आगामी जांच में तो उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सागर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए सतीश सेन की रिपोर्ट। अवैध हथियारों का निर्माण व सप्लाई करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए खरगोन मेन गांव पुलिस ने 13 अवैध पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। खरगोन पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने बताया कि अवैध हथियार की खरीद फरोख्त को लेकर कार्यवाही की जा रही है। इस दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि महाराष्ट्र के पूना से 2 लोग हथियार खरीदने आए हैं, जिसके बाद तुरंत पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। तलाशी लेने पर उनके पास से अवैध हथियारों के साथ जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं। दोनों आरोपियों से पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने अपना नाम विनायक व कुणाल बताया, जो पुणे महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। पुलिस ने विनायक व कुणाल की निशानदेही पर हथियार बेचने वाले सिकलीगर रोशन को भी उनके गांव सिगनूर से गिरफ्तार किया। तीनों आरोपियों के पास से 13 अवैध पिस्तौल और जिंदा कारतूस जब्त किए हैं। देखिए, आज इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पे चौकी प्रभारी जैतापुर के द्वारा कार्रवाई की गई है। इसमें अवैध हथियारों की जो खरीद फरोख्त में लिप्त 3 आरोपी अरेस्ट हुए हैं। 2 आरोपी इसमें पुणे के रहने वाले हैं और 1 आरोपी स्थानीय सिगनूर क्षेत्र का रहने वाला है। इन तीनों आरोपियों के पोजेशन से कुल 13 फायर आर्म जब्त हुए हैं। इसमें पिस्टल भी हैं और देसी कट्टे भी हैं।
ये इनपुट पुलिस को मिला था कि महाराष्ट्र के पुणे से कुछ इलीगल जो स्मगलिंग में लिप्त आरोपी हैं वो खरगोन की तरफ उनका मूवमेंट है। इस जानकारी के आधार पर रेड्स की गई। ये दोनों आरोपी जो अरेस्ट हुए हैं ये महाराष्ट्र के पुणे के रहने वाले हैं। खरगोन से इंडिया टाउन न्यूज के लिए रविंद्र परमार की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। छत्तीसगढ़ की सभी खबरों और पल पल के अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।